हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए हम जो लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन हम मेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर दो टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे जिसको आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, और जहां भी आप लोगों को डाउट हो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं आंसर आप लोगों को दूंगा फिर। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन पहले टॉपिक, दैट इज इंफॉर्मेशन मेंशन इन केमिकल इक्वेशन। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है तो उसको समझते हैं। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो ये सिंपल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन के वर्डेड फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन के वर्डेड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म, तो जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वही क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ कोल resulting in the formation of carbon dioxide, ओके, जो कि क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मीन्स कोल का कंबशन एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो ये जो वर्ड, ये हमने वर्डेड फॉर्म में ये जो सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसकी हेल्प से? तो जो सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन हो रहा है उन सब्सटेंस के सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में, और जो सब्सटेंस बन रहे हैं एज अ प्रोडक्ट उनके भी सिंबल या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो मेन चीज होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो हम रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में मेंशन करते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में मेंशन करते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या मेंशन किया जाता है? उनका सिंबल और फॉर्मूला। अगर एलिमेंट है तो सिंबल और अगर कंपाउंड है तो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो कोल के कंबशन में हमारे रिएक्टेंट क्या होते हैं? तो कार्बन होता है और कार्बन का सिंबल C। और दूसरा रिएक्टेंट क्या होता है कंबशन के टाइम पे? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। तो हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहला रही है? केमिकल इक्वेशन कहला रही है। वैसे ही हमारे पास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उन सारी केमिकल रिएक्शंस के सेंटेंस को हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ आज पढ़ेंगे हम कि केमिकल इक्वेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
तो ये एक रिवीजन हो गया आप लोगों के लिए। ओके, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है केमिकल इक्वेशन से, वो मिलती है इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स का पता लगता है और राइट साइड में प्रोडक्ट का पता लगता है। ठीक है, कि इस केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक इक्वेशन लिख लीजिए H2 प्लस O2 एरो H2। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। तो इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर। ओके, तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस चीज की पहली इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन। तो हमें सेकंड इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मीन्स हम अपनी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट भी मेंशन करते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियस जो रिएक्शन लिखी थी, उस प्रीवियस रिएक्शन में हम स्टेट किस तरीके से मेंशन करेंगे, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो सब्सटेंस जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट का जो पहला लेटर है उसको हम मेंशन करते हैं ब्रैकेट के अंदर। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट के लिए हम उसके आगे स्मॉल जी मेंशन करेंगे। तो स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट, दैट इज गैसियस स्टेट। सिमिलरली हम ऑक्सीजन के आगे क्या मेंशन करेंगे, स्मॉल जी, क्योंकि ऑक्सीजन भी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में। ओके, फिर H2O जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, स्मॉल l। ठीक है, तो सिमिलरली हम सॉलिड स्टेट के लिए स्मॉल s मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन की कंबशन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो कार्बन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट के लिए हम क्या मेंशन करेंगे, स्मॉल s। ओके, फिर ऑक्सीजन स्मॉल g एंड CO2 इज इन गैसियस स्टेट, दैट इज स्मॉल g। तो आई बात समझ में, मींस हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं केमिकल इक्वेशन में। ओके, सॉलिड स्टेट के लिए स्मॉल s, लिक्विड स्टेट के लिए स्मॉल l और गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल g। ठीक है, उसको हमें मेंशन करना होगा सब्सटेंस के फॉर्मूले या फिर सिंबल के सामने, ब्रैकेट के अंदर। ओके, फिर यहीं पे देखो एक और बात, मान लो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सॉलिड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, NaOH और सामने स्मॉल s। ठीक है, बट अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन वाटर, फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन हो रही है, मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में जब प्रेजेंट है उसके बाद फिर वो रिएक्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से उसकी स्टेट को मेंशन करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम NaOH के सामने सॉलिड ना लिखकर हम क्या मेंशन करेंगे, AQ मेंशन करेंगे। नाउ व्हाट डज AQ रिप्रेजेंट, AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AQ रिप्रेजेंट कर रहा है एक्वस फॉर्म।
Aqueous form is dissolved in water. Aqueous is related to water and water is related to aqua. ठीक है, aqua से aqueous बना है और aqua से ही water बना है. ठीक है, ये AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? aqueous. आई बात समझ में? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी सब्सटेंस अगर डिसॉल्व फॉर्म में है वाटर में तो हमें उसकी स्टेट AQ से रिप्रेजेंट करनी है. ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो एक्वस FeCl3 react with aqueous ammonium hydroxide. ये लिखा हुआ है. ठीक है, फिर आप लोग के क्वेश्चन में एक्वस की जगह ऐसा भी लिखा सकता है, ऐसा भी लिखा रह सकता है. दैट इज सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 react with solution of ammonium hydroxide. तो ऐसा भी लिखा रह सकता है. ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम निकालना है आप लोगों को. और कैसे मेंशन करना है? सब्सटेंस के सामने AQ मेंशन करना है. ठीक है, तो इसको कैसे मेंशन करेंगे? तो देखो यहां पर FeCl3 के सामने AQ, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने क्लास 5 में फॉर्मूला पढ़ा है. दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. और ये भी कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में. ठीक है, और इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? तो प्रोडक्ट बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस प्लस अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl. ठीक है, अब यहां पर एक और बात बताता हूं आप लोगों को मैं. यहां पे खास बात क्या है कि जब फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है कि जो FeOH दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड है, वो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जाके जमा हो जाता है. ठीक है, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉल्युबल होता है और सॉल्युबल होने की वजह से वो सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट रहेगा, इस वजह से ये क्या कहलाएगा? AQ. और ये किस तरीके से ऑब्टेन हो रहा है? एज अ प्रेसिपिटेट. और प्रेसिपिटेट कौन से फॉर्म में होता है? सॉल्ट स्टेट में. तो इसको इसके आगे क्या लिखेंगे अपन? सॉल्ट. ठीक है, फिर यहीं पे एक और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशन स्टेट में अगर रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होता है तो उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट के आगे हम डाउनवर्ड एरो का साइन लगाते हैं. और ये डाउनवर्ड एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिपिटेट समझते हो? प्रेसिपिटेट सिंपल सी चीज है. जैसे दूध है और वो जब फट जाता है, दूध फटता है तो नीचे क्या जम जाती है? पनीर टाइप का जम जाता है. ठीक है, तो वो जो नीचे जमा सॉलिड रेसिड्यू जमा उसी क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट कहा जाता है. ठीक है, दूध का फटना तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कॉमन सा एग्जांपल है, डेली लाइफ का एग्जांपल है. ठीक है, और अगर आप लोग घर में खुरापाती करना चाहते हो तो दूध को फाड़ सकते हो. कैसे? दूध में आप लोग क्या मिला दो? लेमन ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर दो तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? पूरा फट जाएगा मीन्स उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग छुप के कर सकते हो घर में, किसी को बताना मत. ठीक है, ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली. तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम केमिकल इक्वेशन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं. जब हमें बहुत जरूरी होती है ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना तभी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. या फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और अगर नहीं मेंशन है तो हमारी रिक्वायरमेंट है या फिर हमें अपने आप से ही वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी चाहिए. ठीक है, जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करनी है सारी स्टेट्स को मेंशन करने की. तो ये कॉन्सेप्ट हुआ.
फिर यहीं से एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं आप लोगों को मैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर कोई सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो उस सिचुएशन में उस सब्सटेंस के सामने डाउनवर्ड एरो का साइन लगाते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है तो उस सिचुएशन में उस सब्सटेंस के फॉर्मूले के सामने अपवर्ड एरो का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में रिलीज होती है, और गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रही है तो रिलीज होने का साइन अपवर्ड एरो। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड एरो है वो रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलीज ऑफ गैस, गैस के रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या जाना कि जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा उसके लिए स्मॉल एस, जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में होगा उसके लिए स्मॉल एल, जो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होगा उसके लिए स्मॉल जी। फिर जो सब्सटेंस डिसॉल्व्ड फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो उस सब्सटेंस के सामने AQ, और जो सब्सटेंस एज अ प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा तो उस सिचुएशन में उस सब्सटेंस के सामने स्मॉल एस और साथ ही साथ डाउनवर्ड एरो। और कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा तो उस सब्सटेंस के सामने स्मॉल जी और अपवर्ड एरो। तो ये हमारा हुआ फिजिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर देखो अगली इंफॉर्मेशन हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो नंबर 3 है कंडीशन ऑफ रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन कौन सी कंडीशन में प्रोसीड हुई है। कंडीशंस मीन्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। मीन्स कोई भी रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे प्रोसीड हुई, किस प्रेशर पे प्रोसीड हुई, और कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोसीड हुई। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आया कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का एक सिंपल सा मीनिंग समझो, ऐसे सब्सटेंस जिन सब्सटेंस की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो उन सब्सटेंस को कहा जाता है कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन वो अपने आप को वापस से रिगेन कर लेते हैं, मतलब कि उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती आफ्टर द रिएक्शन। मतलब जितनी क्वांटिटी रिएक्शन के पहले ली जाती है कैटलिस्ट की, उतनी क्वांटिटी हमें रिएक्शन के बाद भी मिल जाती है। किसकी? कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट की अलग ही कहानी है, अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोग क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए कैटलिस्ट आप लोगों के लिए वो सब्सटेंस होंगे जिन सब्सटेंस की हेल्प से जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग घर में काम कर रहे हो, ठीक है, और काम क्या कर रहे हो? साफ सफाई का काम कर रहे हो। ओके, फिर आपके घर में कोई बड़े मम्मी पापा नहीं है, उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। ठीक है, तो अपनी स्पीड से काम कर रहे होगे। बट अगर मान लो एकदम से आपके मम्मी पापा एंटर कर जाए घर पे, तो क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके काम करने की जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोग डर जाओगे। तो उनकी वजह से आप लोग ने आप लोग जो काम कर रहे थे उसकी स्पीड को इनहेंस कर दिया। तो वैसे कुछ होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन में यूज होते हैं, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उन्हीं सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिन रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज होता है तो उन कैटलिस्ट का नाम भी हम मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर जो रिएक्शन जिस टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है उस टेम्परेचर को मेंशन करते हैं, और अगर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो प्रेशर को भी मेंशन किया जाता है। तो ये सारी क्या कहलाती है? रिएक्शन की कंडीशन कहलाती है, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ओके, फिर कुछ रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस में होती है, तो लाइट के प्रेजेंस में जब होगी तो हम लाइट भी मेंशन करेंगे। फिर अगर कोई रिएक्शन हीट करने पर प्रोसीड हो रही है तो हीट का सिंबल यूज करेंगे। तो इन सबको यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो देखो, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। नॉर्मल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई
प्रेशर की कंडीशन में जब रिएक्शन होती है तब क्या बनता है, यहां बनता है अमोनिया। तब क्या बनती है, अमोनिया बनती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में अमोनिया गैस बनाती है। ओके, फिर मैंने यहां पर देखो वो जो कंडीशन है वो कहां मेंशन की है, तो कंडीशन मैंने मेंशन की है एरो के ऊपर और नीचे। मीन हम रिएक्शन की कंडीशन कहां मेंशन करेंगे, एरो के आसपास ही मेंशन करेंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे, कहीं भी मेंशन कर सकते हो। यूजुअली एरो के ऊपर मेंशन किया जाता है। फिर अगर जरूरत स्पेस कम पड़ जाती है तो नीचे भी मेंशन कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन को हम कहां मेंशन करेंगे, एरो के ऊपर नीचे मेंशन करेंगे। ओके, फिर वैसे ही एक सब्सटेंस है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो हीट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा, इस तरीके से एक ट्राइंगल। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन के एरो के ऊपर डेल्टा लिखा हो, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। मींस व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड देन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ अब देखो ये देखा गया है कि जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो काफी ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है। लेकिन हम रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करें तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ओके, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था ना कि टेम्परेचर पे भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। बट अगर हम किसी रिएक्शन को कम टेम्परेचर पे फास्टली प्रोसीड करना चाहें, ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हीट यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कम, पहले के कंपैरिजन में कम हीट करना पड़ेगा। ठीक है, बट हीट तो करना पड़ेगा भी, है ना। तो हीट के लिए हम क्या साइन लगा रहे हैं, डेल्टा साइन लगा रहे हैं। ठीक, फिर साथ ही साथ यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एरो के ऊपर जो मैंने मेंशन किया है वो क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट भी क्या होते हैं, सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं होती, कैटलिस्ट सब्सटेंस होते हैं। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यही रिएक्शन फास्टली प्रोसीड होती है। ओके, फिर अगर हम बात करें कि कुछ रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंस से प्रोसीड होती है, जैसे सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जब लाइट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर बनाता है सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है, और लाइट को ही हम H से मेंशन करते हैं। तो H क्या है, लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। मतलब जब कभी भी इक्वेशन के ऊपर लाइट या फिर ये सिंबल लिखा हुआ है H, इसको क्या बोलते हैं, न्यू, NU। ठीक है, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, वैसे ही न्यू भी एक सिंबल है। ठीक है, और H क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट की एनर्जी का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हुआ रिएक्शन की कंडीशन मेंशन करना, इसमें केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन हुई। फिर नंबर 4 बात करते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या मिलती है, हीट और एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में एनर्जी का चेंज होता ही है। मतलब या तो रिएक्शन प्रोसीड होती है बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी, या तो रिएक्शन जब होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो दो टाइप का एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी आफ्टर रिएक्शन। ठीक है,
फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें इनिशियली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को गेन करके रिएक्शन प्रोसीड होती है, और रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जब प्रोडक्ट बनते हैं तो साथ ही साथ एनर्जी रिलीज भी होती है। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी और एनर्जी रिलीज भी होगी। डिपेंड करेगा कि ज्यादा अमाउंट कहाँ हो रही है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे क्लास 11 में ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक्स। ओके, फिलहाल तो हम सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखो एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे मेंशन करते हैं, तो उसको समझो कि जब मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आई बात समझ में? तो जब कभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो हम जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको सामने एज अ रिएक्टेंट मेंशन कर सकते हैं, बट वो रिएक्टेंट सब्सटेंस नहीं होता, वो क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, फिर सिमिलरली जब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन में वाटर ऐड किया जाता है, तो उस वक्त क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोडक्ट हो गया, और साथ ही साथ क्या हुई, हीट रिलीज हुई, दैट इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मेंशन कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे ही जब कोल का कंबशन होता है, तो जब कोल का कंबशन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है, और साथ ही साथ लाइट भी रिलीज होती है। ठीक है, जब आप लोगों ने देखा होगा जब कोल मतलब कोयला जब जलता है तो साथ ही साथ क्या बनती है, लाइट भी बनती है, रोशनी पैदा होती है, और साथ ही साथ गर्मी भी लगती है आसपास, हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हम इन एनर्जी इंटरेक्शन या फिर एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी केमिकल इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो हम केमिकल इक्वेशंस में मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे आपको एक बात बताऊं कि जब कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन में हीट रिलेटेड डाटा मेंशन होता है, तो उस केमिकल इक्वेशन को कहा जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मींस केमिकल इक्वेशन में अगर हीट की इंफॉर्मेशन हो, हीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, तो वही केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक, बट आप लोगों को जनरल नॉलेज के फॉर्म में पता रहना चाहिए। ओके, तो ये हुआ हमारा आज का पहला टॉपिक, दैट इज इंफॉर्मेशन मेंशन इन केमिकल इक्वेशन। चलिए अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, या फिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले देखो केमिकल इक्वेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो ये किससे रिलेटेड है उसको समझते हैं। ठीक, तो देखो
लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपल से एग्जांपल समझते हैं इसको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2। तो हमने सही सही मेंशन किया है रिएक्टेंट का सिंबल। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा वाटर, फिर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो वाटर जो बना उसका फॉर्मूला भी हमने सही पुट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो रिएक्टेंट है उनको सही तरीके से मेंशन किया है, उनके फॉर्मूले को सही सही लिखा है, उनके सिंबल को सही सही तरीके से लिखा है। तो जो प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट को भी हमने सही तरीके से मेंशन किया है, मतलब उसका फॉर्मूला सही लिखा है हमने। बट यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई, गलत क्या हो गया, तो गलत हो गया कि हम यहाँ पर देखो कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस का मास है वो क्या रहता है कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब ना तो नया बनेगा और ना तो डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। आएगा समझ। तो यहां पर देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। वो कैसे, तो देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32। ये सब आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक। यहाँ पर 32 ग्राम। फिर वाटर, वाटर का आप लोगों से कोई मास पूछे यहाँ पर आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन का हुआ तो 2 का कितना हुआ 2, फिर ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 कितना हुआ 18 ग्राम। तो अब देखो यहाँ पर मास कहाँ कंजर्व हुआ, हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम और वाटर 18 ग्राम बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर बेसिस पर ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई नया एटम क्रिएट होता है, नया एटम ना, और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। दैट इज एटॉमिक कंजर्वेशन लॉ। ओके, तो एटॉमिक कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पर देखो आप यहाँ पर कि एटम्स क्या रहना चाहिए कंजर्व रहने चाहिए। एटम्स कंजर्व रहना चाहिए मतलब कि जितने एटम्स इस तरफ होंगे पर्टिकुलर टाइप के उतने ही एटम उस तरफ भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने टाइप के एटम्स हैं 2 टाइप के, एक टाइप हाइड्रोजन दूसरा टाइप ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में भी एक टाइप हाइड्रोजन दूसरा टाइप ऑक्सीजन, कोई नया टाइप का एटम नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि एटम की क्वांटिटी क्या कंजर्व्ड है, क्या कंजर्व्ड है क्या बोलने का मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 आइटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 आइटम है। हाइड्रोजन तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सही है। फिर उसके बाद देखो ऑक्सीजन की क्वांटिटी देखो, ऑक्सीजन के एटम्स देखो, तो ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर कितने हैं 2 है और यहाँ पर कितने हैं 1 है। तो मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन एटम खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटम्स कैन नाइदर, न्यू एटम्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मतलब एटम्स को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं नए एटम्स को, ठीक है। तो इसी बेसिस पर या फिर इसी वजह से हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जिसमें हमने केवल रिएक्टेंट के सही सही फॉर्मूले और प्रोडक्ट के सही सही फॉर्मूले मेंशन कर दिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, जब उस केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट के फॉर्मूले को और प्रोडक्ट के फॉर्मूले को मेंशन कर दें और आगे प्रोसीड ना करें या फिर आगे नहीं बढ़े, तो वो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है स्केलेटन इक्वेशन भी कहलाती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। तो अभी फिलहाल ये जो इक्वेशन वो क्या करेगी स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। तो बिफोर बैलेंसिंग द इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। फिर अब बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की।
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाएगा? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहा जाएगा जिस केमिकल इक्वेशन में मास कंजर्वेशन लॉ भी वैलिड हो और एटॉमिक कंजर्वेशन लॉ भी वैलिड हो। और ये वैलिड कब होगा? ये वैलिड तब होगा जब दोनों साइड मींस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक टाइप के एटम की क्वांटिटी सेम होगी। मींस रिएक्टेंट साइड जो एटम्स की क्वांटिटी है पर्टिकुलर टाइप की, उतनी ही क्वांटिटी प्रोडक्ट साइड में होनी चाहिए। मींस फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप का एटम लेते हैं अपन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम? 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने? 2। तो ये तो बैलेंस है, बराबर है। बराबर होना मतलब बैलेंस होना। फिर ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम? 2 एटम, और ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने? 1 एटम। तो ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो जो एटम्स बैलेंस नहीं होते उन एटम्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है, दोनों तरफ सेम करना होता है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अब उसी को अपन सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो अब देखो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहली चीज कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारा फाइनल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एटम्स को बराबर करना। हाइड्रोजन के एटम्स दोनों तरफ सेम है, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर क्या मेंशन कर दें? 2 मेंशन कर दें, तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, जब हमने किसी सब्सटेंस के फॉर्मूले में छेड़खानी कर दी तो सब्सटेंस ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है H2O2, तो H2O2 एक दूसरा सब्सटेंस है जो कि पर्टिकुलर रिएक्शन से फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, मीन्स सब्सटेंस के सिंबल या फिर फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो चेंजेस कहाँ किए जाते हैं? तो चेंजेस किए जाते हैं सब्सटेंस के फॉर्मूले या फिर सिंबल के सामने। तो क्या चेंजेस लाते हैं? तो वहां पर हम यूज करते हैं नंबर्स, मतलब हम नंबर्स यूज करेंगे और नंबर्स यूज करके एटम्स को इक्वलाइज करेंगे, ठीक है। अब मैंने जो कहा उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग सीखो। तो जिस तरीके से आप लोगों के पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, लेट्स सपोज 2x प्लस 4, तो इस इक्वेशन में आप अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे, लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो नया इक्वेशन सामने आएगा आप लोगों के सामने। तो वो क्या आएगी? 4 into 2 दैट इज 8x, फिर प्लस 4 into 4 16। तो नई इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन की जगह हमारे पास क्या होगा? फॉर्मूला होगा, ठीक है। फॉर्मूला या फिर सिंबल होगा इसका, सब्सटेंस का, ओके। फिर उस फॉर्मूले या फिर सिंबल को ब्रैकेट में क्लोज करना है और ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर कोई एक नंबर यूज करना है, कोई डिजिट यूज करना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करोगे। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करने पर आप लोगों को जो एटम्स की क्वांटिटी वो चेंज मिलेगी, ठीक है। अब वो किस तरीके से उसको समझते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर देखो H2O है, ठीक है। तो H2O को ब्रैकेट में क्लोज करो, ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद यहाँ पर कोई भी नंबर यूज कर लो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 3 यूज किया, तो जो नंबर यूज करूंगा वो नंबर एटम्स की क्वांटिटी को चेंज कर देगा। तो वो कैसे चेंज करेगा? तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में देखो कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई करने पर कितने जाएंगे? तो 3 into 2 दैट इज 6। और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 3 into 1, क्योंकि इसके एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 1 एटम थे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 3 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एटम्स की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो एक तरीका होता है, बट यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज
फाइनली नहीं करेंगे, ये तो अपने समझने के लिए, ये समझने के लिए कि हम जो भी नंबर यूज करेंगे वो नंबर उस पूरे फॉर्मूले के हर एक एटम्स में डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल KClO3 ये लिखा हुआ है। अब इसके सामने मैं अगर 2 यूज कर लूं तो 2 यूज करने पर पोटेशियम कितना हो जाएगा 2, क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। फिर उसी तरीके से C2H6, अब C2H6 इथेन का फॉर्मूला है, इथेन गैस का फॉर्मूला है, उसके सामने अगर मैं 3 यूज करूं तो उस सिचुएशन में कार्बन कितने हो जाएंगे 3 into 2 दैट इज 6 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 into 3 दैट इज 18। तो ये फंडा होगा एटम्स की क्वांटिटी को चेंज करने का। मींस हम सब्सटेंस के सामने क्या यूज करेंगे, नंबर यूज करेंगे और नंबर यूज करके एटम्स को बराबर करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फाइनली इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन से सब्सटेंस के सामने हम नंबर यूज करें, ठीक है, तो उसके लिए कोई 100% वेल डिफाइंड रूल नहीं है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड मींस हम अंदाजा लगाते हैं कि किस सब्सटेंस के सामने नंबर यूज करना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी एक लॉजिक डेवलप करें तो उसके लिए एक लॉजिक है कि हम चेक करेंगे कि पूरी इक्वेशन में कौन सा एटम है जो बैलेंस नहीं है और साथ ही साथ कौन से एटम की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर चेक करो, हाइड्रोजन के पहले से ही एटम बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर बैलेंस नहीं है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ऑक्सीजन की यहाँ पर क्वांटिटी 2 है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है। तो या तो हम 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका, या तो 2 ऑक्सीजन को 1 ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लो एक नंबर यूज करके, या फिर यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करके ऑक्सीजन को 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऑक्सीजन अभी कितने हैं 2 है, हमें इसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इनिशियली हमारे पास क्या है 2, इनिशियली ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, हमें उस 2 को क्या बनाना है 1 बनाना है। तो हम इसके सामने क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लेता हूं। तो 2 के सामने हम क्या यूज करेंगे, तो वो हमें फिलहाल अननोन है, तो मान लो हम x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये x क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब हम 2 को 1 बनाना चाहते हैं तो सामने क्या यूज करें 1/2 यूज करेंगे, तो 1/2 into 2 becomes 1। तो ये एक लॉजिक होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2 फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चेक करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे 2 और ऑक्सीजन कितने थे 1। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों साइड हर एक टाइप के एटम्स क्या हो गए बराबर हो गए, सेम हो गए। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, अभी बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। आई बात समझ। फिर देखो, अगर आप लोग ये तरीका अपनाते हो कि किसी सब्सटेंस के सामने फ्रैक्शनल नंबर यूज कर रहे हो तो उसको आप लोग होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कंप्लीट नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे, तो आप लोग को जहां कहीं भी फ्रैक्शनल नंबर दिखेगा उस फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखो और उस डिनोमिनेटर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। मींस हमारे पास फिलहाल जो फ्रैक्शनल नंबर है वो क्या है 1/2 और 1/2 का डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, ठीक है, उसको समझते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को H2 प्लस हाफ O2 को अगर 2 से पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो 2 है वो हर एक में क्या होगा ऐड यूज होगा। मींस हाइड्रोजन के सामने भी 2H2 फिर 2 into 1/2 दैट इज 1 को लिखते नहीं है। ठीक है, O2 टू गिव्स 2H2O। अब देखो अभी भी जो इक्वेशन है वो क्या है बैलेंस्ड है। वो कैसे तो चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 into 2 4, ऑक्सीजन
2। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 × 2 4, ऑक्सीजन कितने 2। दिख रहा है यहाँ पर दोनों साइड क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बस क्वांटिटी का डिफरेंस है ना। मतलब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मोल की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। कैसे, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट 11th में पढ़ा है, सॉरी 9th में पढ़ा है। हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर क्या है 1 है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं कहलाएगा, तो मतलब इसका 0 अगर है इसका मतलब कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं बोलने का मतलब यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक, इसके सामने कितना है, हाफ है, इसके सामने कितना है 1। तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि सब्सटेंस के फॉर्मूले के सामने मेंशन की हुई है, उसे क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम उन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं आसानी से। जैसे कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम इस इक्वेशन को पढ़ सकते हैं, 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव 2 मोल ऑफ H2। मतलब हम मोल की लैंग्वेज में इक्वेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अब एक तरीका ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर यूज करके। फिर एक तरीका ये चेक करना कि कौन से एटम की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी अनबैलेंस भी है और ज्यादा भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन बिगड़ गया। ऐसा होगा आप लोगों के साथ, एक पर्टिकुलर चीज को बैलेंस, एक पर्टिकुलर एटम को बैलेंस करोगे तो हो सकता है दूसरे टाइप के एटम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो फिर उसको सही करना पड़ेगा। ठीक, तो क्योंकि बैलेंसिंग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट 100% वेल डिफाइंड रूल्स नहीं है। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, हाइड्रोजन की यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 × 2 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हुई। फिर वैसे मान लो हमारे पास है KClO3 gives KCl and O2, पोटेशियम क्लोराइड gives पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो सब्सटेंस वाइज फॉर्मूला हमने सही लिखा है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KClO3 ही होता है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl ही होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला या फिर सिंबल O2 ही होता है। तो फॉर्मूला वाइज हमने सही लिखा है, लेकिन एटम वाइज इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो फिलहाल ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, स्केलेटन इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। अब इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम चेक करते हैं कि कौन से टाइप के एटम्स यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हर एक टाइप के एटम्स की क्वांटिटी। पोटेशियम की क्वांटिटी 1, क्लोरीन की क्वांटिटी 1, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 3। यहाँ पर पोटेशियम की क्वांटिटी 1, क्लोरीन की क्वांटिटी 1 और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2। पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पर अनबैलेंस है, मतलब हमें ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ सेम करना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक तरीका 2 को क्या बनाना है, 3 बनाना है, क्योंकि ये अकेला है ना, तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर यूज करें तो केवल इस ऑक्सीजन में ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम नंबर यहाँ यूज करते हैं तो ऑक्सीजन पे तो फर्क पड़ता है, साथ ही साथ पोटेशियम और क्लोरीन पे भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो उससे बेटर है कि हम ऑक्सीजन के सामने ही कोई नंबर यूज कर लेते हैं, या फिर ऑक्सीजन को ही हम ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की क्वांटिटी को क्या बनाना है, 3 बनाना है। ठीक, तो हमें 2 को 3 बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करें, x क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 करने पर हमें क्या मिल जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगी। देखो ना 3/2 × 2 क्या बन गया 3, दोनों तरफ सेम हो गया। एक तरीका ये हो गया। फिर उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप लोगों को एक होल नंबर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। एक तरीका ये है। फिर दूसरा तरीका क्या, पोटेशियम क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस थे, फिर ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो जो एटम्स अनबैलेंस्ड है उन एटम्स की क्वांटिटी को देखो,
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें और 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, मिनिमम नंबर जिससे दोनों तरफ क्या हो जाए, सेम वैल्यू आ जाए। तो 3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं और 2 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी को 6 बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 6। फिर यहाँ पर 2 को 6 बनाना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गए 6, ऑक्सीजन हो गए 6। इस तरफ पोटेशियम हो गया 2, क्लोरीन हो गया 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 के मल्टीप्लीकेशन करने से यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2। आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है बैलेंस करने का। पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा एटम अनबैलेंस है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, Fe प्लस H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या चेक करो कि कौन सा एटम है जो कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम कौन सा एटम, मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सा एटम की है, ऑक्सीजन की, कितनी, 4, और यहाँ पर कितनी है, 1। तो 1 को 4 बनाना है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे क्या हो गया, हाइड्रोजन मैक्सिमम हो गया। 4 इंटू 2 8, और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 2 8। हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, बच क्या गया, आयरन कितना है 3, यहाँ पर लास्ट में उसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, तो उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन गैस, तो मीथेन गैस का कंबशन होगा, कंबशन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहली चीज तो प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O। ओके, अब हाइड्रोकार्बन के कंबशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग के लिए पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, उससे जल्दी बैलेंस होता है। ठीक, तो देखो कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पर 1, कार्बन की क्वांटिटी 1, कार्बन एटम की क्वांटिटी, फिर हाइड्रोजन में, मतलब कार्बन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2, तो 2 को बनाना है 4, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्या हो गया, वो आराम से बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर मान लो हमारे पास है C2H6, इसको इथेन गैस बोलते हैं, प्लस O2 टू गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। अब अगर इसको बैलेंस करें तो आप लोग को पहले चेक करना है कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर 2, कार्बन यहाँ पर 1, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6, 6, हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। नाउ ऑक्सीजन 2 इंटू 2 4 प्लस 3, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए इस साइड, राइट साइड, प्रोडक्ट साइड, 4 प्लस 3 7, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो फिर 2 क्या बनाना है, 7 बनाना है, तो x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शनल के फॉर्म में। फिर अगर हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगी 2C2H6 प्लस 7O2 टू गिव्स 2 इंटू 2 4 CO2 प्लस
3 into 2 6 H2। अभी भी चेक कर सकते हो क्या है, बैलेंस है। कार्बन 2 into 2 4, हाइड्रोजन 6 into 2 12, कार्बन 4, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 7 into 2 14, 4 into 2 8, 8 plus 6 40। दोनों तरफ हर एक टैंक के आइटम्स की क्वांटिटी सेम है। ठीक है, तो ये तरीका होता है इक्वेशंस को बैलेंस करने का। ओके, फिर मैं आप लोगों को कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, उसको आप लोगों को एज अ होमवर्क बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन N2 plus H2 to gives NH3। दूसरी इक्वेशन सिंपल इक्वेशन दे रहा हूं फिलहाल, ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। फिर ये एक इक्वेशन है, फिर ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस है। इन 4 इक्वेशंस को पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चंस सॉल्व करना, कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो वीडियो को वापस से रिपीट करना, और फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका मैं आप लोगों का आंसर दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे मोबाइल में भी मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग मुझसे कमेंट करोगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।